देखो अभी के लिए इतनी बात समझो, सूर्य प्रताप सिंह इधर देख ले बेटा, कि एल्वियोलाई के अंदर, एट एल्वियोलाई, इतनी बात तो समझ आ गई ना क्या बोला था मैंने, कि एल्वियोलाई के अंदर एसोसिएशन यानी कि जुड़ना ऑफ किसका होगा, ऑक्सीजन का, है ना। और इस एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन किसके साथ, विद हीमोग्लोबिन। इस रिएक्शन को फेवर कौन कर रहा है, कौन से फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर तो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और वो एल्वियोलाई में हाई रहता है, ये प्राइम फैक्टर है, क्या है ये, ठीक है। उसके बाद अदर फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये कम होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए, और क्या बोला था, H आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सिर्फ ज्यादा क्या रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बाकी सारी चीजें कम। और जब ये चारों कंडीशन सही है तो बढ़िया से ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ सकता है, हीमोग्लोबिन के साथ, और क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो एल्वियोलाई पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, और एट टिश्यू, टिश्यू पे क्या होगा, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका टूटना भी तो जरूरी है ताकि हीमोग्लोबिन फ्री हो जाए और किसके साथ जुड़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाए। क्लियर नॉट क्लियर। अब आ जाओ वापस से किसके ऊपर, एनसीईआरटी के ऊपर। अब एक एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे मेजर टॉपिक इस चैप्टर के अंदर ये है। ये समझ आ गया तो बाकी सब, एक रेगुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है और एक ट्रांसपोर्टेशन में। क्लियर। हीमोग्लोबिन बताया हमने, रेड कलर्ड कंटेनिंग पिगमेंट है, प्रेजेंट इन द आरबीसी। O2 बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में, यानी कि जुड़ भी सकता है और टूट भी सकता है। हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है वो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ये बात बताई मैंने आपको। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। समझ आएगी बात। अदर फैक्टर्स हमने क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ H आयन कॉन्सेंट्रेशन, और हमने बोला टेम्परेचर। ये अलग फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स हैं जो इसको एसोसिएशन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद देखो अभी क्या लिखा है, अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। अब ये इसी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक का नाम क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या नाम है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन इंक्रीज रहेगी तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन बाउंड रहेगी, यही बात बोली ना। मान लो बॉडी में, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या हीमोग्लोबिन हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही बाउंड रहेगा, उसका ना एक सैचुरेशन लेवल होता है। क्या होता है उसका, एक सैचुरेशन लेवल, कि भाई इतने अमाउंट के बाद चाहे ऑक्सीजन ही बढ़ती रहे, उसके बाद डिसोसिएशन तो होगा ही होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन को हमें फ्री करना है ताकि बॉडी में जो हार्मफुल गैस है उसको जोड़ के उसको बाहर निकाला जा सके। समझ आ रही है मेरी बात। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं चाहिए ना, हीमोग्लोबिन तो और एक काम कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जुड़ के साथ जुड़ के उसे भी तो उसे बाहर निकालना है। समझ आ रही है बात। तो जो ये फ्लो दिया हुआ है तुम्हें, ये ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व का मतलब होता है बेटा एस शेप कर्व। क्या मीनिंग होता है, एस शेप कर्व। अब कहोगे मैम ये कौन सा एस है आपका, ये एस ही है हमारा, ग्राफ में एस है हमारा, इसको एस शेप कर्व, इस तरह की कर्व को एस शेप कर्व बोलते हैं। और एक आप कर्व इस तरह की पढ़ोगे, ये होगी जे शेप कर्व। दो तरह की कर्व पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर, एक बोलेंगे जे शेप कर्व जो बढ़ती जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बट ठीक है फिर बढ़ती जा रही है ये भी, है ना। हाँ मतलब ऐसे जे शेप है, इसको हम जे शेप बोलते हैं। और इसमें थोड़ा सा पहले धीरे बढ़ा, फिर एकदम से बढ़ा, और फिर ये स्टेशनरी आ गया। या कई बार क्या होता है ये कम भी होना शुरू हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एस शेप्ड कर्व। क्या बोल रहे हैं, ये ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से समझो। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर बेटा देखो बढ़ रहा है, 20, 40, 60, 80, 100 बढ़ता जा रहा है ना। और ये क्या है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना। देखो 20 था तो चलो ये भी बढ़ गया, यहां पे ठीक है बढ़ रहा है, ठीक है। फिर यहां देखें तो ये बढ़ रहा है, यहां पे देखें तो ये 100 बढ़ गया। लेकिन 100 के बाद क्या ये बढ़ रहा है, ऊपर गया ऑक्सीजन और ज्यादा जुड़ी हीमोग्लोबिन के साथ, नहीं, वो एक
स्टेशनरी वैल्यू में चली गई या वो टूटना स्टार्ट कर देगी अब। क्लियर? तो इससे बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। क्या बोलते हैं कि भाई एक सैचुरेशन लेवल है कि उससे ज्यादा यदि आपने ऑक्सीजन बढ़ाई तो भी उसके बाद भी चाहे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ही ज्यादा क्यों ना हो, उसके बाद तो हीमोग्लोबिन CO2 के साथ ही जुड़ेगा या ये टूटना शुरू कर देगा या उतना ही जुड़ेगा, जितने मॉलिक्यूल जुड़ गए उतने ही जुड़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं जुड़ सकते। अब ऐसा थोड़ी है सूर्य को मैंने यहाँ पे खड़ा किया, इसको ऑक्सीजन मास्क दे दिया और सिलेंडर से सिलेंडर भरती जा रही हूं मैं इसमें, ऐसा थोड़ी होगा। जितनी बॉडी में ऑक्सीजन जानी होगी, जितनी बाउंड होनी होगी उतनी होगी, उसके बाद भी मैं इसको देती रहूंगी तो वो कोई वैल्यू नहीं करती है। क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, फटना शुरू हो जाएगा फिर ऐसे ब्लास्ट बम, पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बस आ जाओ इधर। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen. सिग्मॉइड कर्व मिला आप लोगों को। दिस कर्व इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, क्योंकि एक सैचुरेशन लेवल के बाद ऑक्सीजन डिसोसिएट होना शुरू होगा या और ज्यादा वो बाउंड नहीं करेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? डन। एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स। इसको मतलब यूज करके ही हमने फॉर एग्जाम्पल मतलब ना कंडीशंस रखी जाती है जब भी किसी फैक्टर को हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक तुम लोग मेरे पास आए, मैंने देखना हो तुम पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, इस तरह पढ़ोगे उस तरह पढ़ोगे, तो मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहूंगी ना। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। इसको यूज करके हमने मतलब अलग फैक्टर्स को यूज किया, मतलब लाइक मैंने मान लो पीएच बढ़ा दिया, पीएच कम में ऑक्सीजन एसोसिएट हो रहा था ना, पीएच बढ़ा दिया और डिसोसिएशन हो रहा है तो दिक्कत आ रही है। टेम्परेचर को देख के मैंने इसको स्टडी किया, तो अलग अलग फैक्टर्स को इस ग्राफ को यूज करके आप स्टडी कर सकते हो। जैसे ये तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ कर लिया, टेम्परेचर के साथ कर सकते हो, और अदर फैक्टर्स जितने भी पढ़े हमने वो कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का देख सकते हो आप। क्लियर? तो इसी को यूज करके हम और फैक्टर्स जो हैं जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H आयन कॉन्सेंट्रेशन, भाई बाइंड कितना करेगा, वो अदर फैक्टर्स भी आप स्टडी कर सकते हो सेम ग्राफ के साथ। कोई कंफ्यूजन? डन। एल्वियोलाई के अंदर बेटा क्या था, वेयर देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेसर H आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। ये सारे कंडीशंस क्या फेवर करती हैं कि भाई ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जा। क्लियर? ये फेवर कर रही है कंडीशंस। द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन उसके दूसरी साइड हम कहां जाएंगे, टिश्यूज की तरफ। टिश्यू में सब कुछ उल्टा हो गया। कैसे? लो PO2, हाई PCO2, हाई H आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये H आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे ज्यादा हुए मैं बताऊंगी अभी। तो मैं स्टार्टिंग में बताया था कि जो CO2 है वो 20 to 25% जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, 70% कैसे जाती है, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। CO2 H2O के साथ जुड़ती है और वो बाइकार्बोनेट आयंस प्लस H आयंस बनाती है। क्या बनाती है? H आयन। तो H आयन बन रहे हैं तो H आयन बढ़ेंगे टिश्यू में। समझ आ रही है बात? टिश्यू में H आयन बन रहे हैं तो बढ़ेंगे ना वहां पे, तो टिश्यू में हाई H आयन रहते हैं। ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है एल्वियोलाई में जाके, अभी बताऊंगी कैसे हुई। क्लियर और नॉट क्लियर? डन। एंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मैंने समझा दिया क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक ऑक्सीडेशन चल रहा है, वहां पे ब्रेकडाउन चल रहा है, कैटाबोलिक रिएक्शन चल रही है जिसकी वजह से हीट जनरेट वहां पे होनी है। द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो टिश्यू पे देखा हमने कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेंगे और एल्वियोलाई में वो जुड़ेंगे। एल्वियोलाई में क्यों जुड़े, क्योंकि उसे किसके पास आना है, टिश्यू के पास। टिश्यू के पास टूटेंगे, ऑक्सीजन टिश्यू को मिल गई और बदले में क्या ले आए, वो CO2 ले आए। क्लियर? This clearly indicates that O2 gets bound to the hemoglobin in the lung surface and get dissociate at the tissues. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of O2 to the tissues. मतलब 100 ml ब्लड है ऑक्सीजनेटेड वाला, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होगा, जो हार्ट में जा रहा है या जो हार्ट से आ रहा है, पता नहीं। आ रहा है, जो हार्ट से आएगा तो लंग से होके आएगा, हार्ट से जो टिश्यूज में ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड तो जाता है बेटा। डबल सर्कुलेशन क्या कहते थे 10th में मैं, डबल सर्कुलेशन यही कहता था। टिश्यू है, मान लो टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स ने ऑक्सीजनेट किया, वापस से हार्ट में आया और हार्ट से किस में आया, टिश्यू में आया। तो हार्ट से जब टिश्यू में आएगा ब्लड तो वो कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड आएगा। और 100 ml of oxygenated blood will carry the 5 ml of oxygen under normal condition, under normal condition। तो ये तो कहानी थी हमारी किसकी, ऑक्सीजन की। अब कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या कहानी चलाई,
अब तुम्हें इजिली समझ आ जाएगा सब कुछ, बस एक थोड़ी सी चीज अलग है वो बता दूंगी तुम्हें। क्लियर? आओ इधर आ जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी होती है हीमोग्लोबिन से, हमने बोला था 20 से 25%, यही था ना। कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन, जैसे वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था ना, यहाँ पे बनता है कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन। प्रोटीन में अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप होता है ना, तो वो अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ता है प्रोटीन के, तो हमने क्या बोल दिया, कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या बोल दिया हमने? कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन। कितना होता था? 20 से 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ, फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। PO2 is a major factor which could affect this binding. मेजर फैक्टर यहां भी क्या है बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखा हुआ है? देखो, दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या लिखा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। वो भी अफेक्ट कर सकता है व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, राइट, एंड PO2 इज लो। ये रहता ही रहता है लो, क्योंकि वहां पे यूज होता रहता है, ऑक्सीडेशन होता रहता है। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, ज्यादा से ज्यादा बाइंडिंग होगी व्हेन PCO2 इज लो, जब वो कम होगी। PO2 हाई होगी, जैसे एल्वियोलाई में देखा गया, तो ये टूटेगा। उल्टा हो गया ना, जैसे हमने वहां पे किया था, वही सेम चीजें यहां पे लिख लो। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या करेंगे? किसके लिए बात कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए, राइट। अब टिश्यू पे शुरू करेंगे। टिश्यू पे क्या हुआ? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, partial pressure of oxygen is low, H ion concentration will be high and temperature will be high, and these conditions are favoring association of, yes, of carbon dioxide with the hemoglobin. डिसोसिएशन कहां होगा? ये सारी कंडीशंस रिवर्स हो जाएंगी किधर? एल्वियोलाई साइड पे। एट एल्वियोलाई partial pressure of carbon dioxide decreases, partial pressure of oxygen increases, right, और H ion concentration again decreases और temperature will again decreases. All these conditions will favor the dissociation. अब हम बात कर रहे हैं CO2 की। किसकी बात कर रहे हैं? CO2। सब कुछ बदल गया, क्लियर? तो सारी कंडीशंस फेवर क्या करती हैं कि एल्वियोलाई पे ऑक्सीजन एसोसिएट होना चाहिए, टिश्यू पे डिसोसिएट होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो टिश्यू पे एसोसिएट होगा और एल्वियोलाई पे डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ फटाफट से। ऑल गुड? हाँ जी, लगम पढ़ लिया? लिख लिया सबने? जल्दी लिखो। डन? उसको आंखों में चुभ रही है ना, आ जाओ वापस। सो बेटा वही सब चीजें हैं जो भी पढ़ाई गई हैं, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। Of CO2 from carbamino hemoglobin take place. CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered to the alveoli. RBC contain a very high concentration of the, अब दूसरा फैक्टर आ गया, ये खत्म हो गया, जो हमने पढ़ा ऊपर खत्म हो गया, ठीक है। अभी देखो 70% हमने क्या बोला था? बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, वो वाला टॉपिक आ गया, ठीक है। समझ आ रही बात? हीमोग्लोबिन के साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, वो देख लिया हमने। अब वो 70% कैसे डिलीवर होगा वो देखना है हमें। समझो ध्यान से, जो हमारी आरबीसीज हैं उसके पास एक एंजाइम होता है और एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है एंजाइम का? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसकी हाई क्वांटिटी होती है आरबीसी में और थोड़ा बहुत होता है प्लाज्मा में। माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू। ब्लड में क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये एंजाइम बहुत कम है, आरबीसी में बहुत ज्यादा है। समझ आई मेरी बात? एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है? अभी होगा क्या? प्लाज्मा में पड़ा हुआ पानी CO2 के साथ मिला, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने उसको H2CO3 में कन्वर्ट कर दिया। फिर और कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वहां पे, तो वो क्या करेगा? ये बाइकार्बोनेट आयंस है। क्या है ये? बाइकार्बोनेट आयंस और H आयंस और
H आयंस। ये प्रोसेस कहां पर हो रहा है? जहां पे CO2 ज्यादा है, यानी कि टिश्यूज के अंदर। किसके अंदर हो रहा है? टिश्यूज के अंदर। अब टिश्यूज के अंदर देखो H आयन बन गए, तो हाई H आयन कॉन्सेंट्रेशन विल फेवर द एसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन ऑफ कोर्स। ये रिएक्शन अब उल्टी चलेगी जब ये एल्वियोलाई पे पहुंच जाएगा। क्या कहना चाह रही हूं? टिश्यू पे ये रिएक्शन हुई, HCO3 की फॉर्म में ब्लड गया, प्लाज्मा गया हमारा कहां पे? एल्वियोलाई में। कहां गया? एल्वियोलाई में। समझ आ रही है मेरी बात? एल्वियोलाई में अब क्या होगा, क्योंकि वहां पे CO2 ज्यादा नहीं है, ये रिएक्शन उल्टा चलेगी। देखो मैंने इधर भी एरो बनाया हुआ, इधर भी एरो बनाया हुआ है। उसमें क्या होगा? HCO3 है, H आयन वहां थे, वो जुड़ गए, यानी कि जुड़ रहे हैं H आयन, तो H आयन कम हो जाएंगे एल्वियोलाई पे। क्लियर? जुड़ के क्या बना लेंगे? H2CO3। उसके बाद क्या बना लेंगे? CO2 और H2O। CO2 फ्री हो गया ना फिर से, ये किस में चला जाएगा? एल्वियोलाई में। इजी है? नहीं समझ आया? दोबारा पूछ जल्दी बताओ। नहीं समझ आया? देखो इधर देखो, हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 97% बेचारा चुपचाप करके जैसे जहां से चला गया, 3% घुल घाल के चला गया, उसने इतनी मतलब परेशानी नहीं दी हमें। यहाँ पे 3 तरीके से जाएगा। एक तो डिसॉल्व होके 7%, कितना? 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा और चला गया। कितना बच गया? 70%। मेजर बच गया ना। वो कैसे जाएगा? टिश्यू पे। कहां पे? टिश्यूज में, क्योंकि CO2 ज्यादा है, तो CO2 पानी के साथ, क्योंकि वाटर में ब्लड में पानी भी होगा, प्लाज्मा में पानी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, 90% प्लाज्मा का पानी ही है। और उसी RBC प्लाज्मा के अंदर एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस एंजाइम की हेल्प से ये किस में कन्वर्ट हो गया? H2CO3 के अंदर, है ना। उसके बाद उसी एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की हेल्प से ये किस में कन्वर्ट हो गया था? HCO3। अब ये आयन है, क्या है ये? आयन। ये H2 था ना बेटा, क्लियर? तो ये आयन दे रहा है या लूज कर रहा है, तो आयन्स बन जाते हैं, इतना तो पता हुआ हमें, क्लियर? तो ये बाइकार्बोनेट आयन्स है। क्या ये बाइकार्बोनेट आयन्स है? तो ये बाइकार्बोनेट आयन्स HCO3 जो है हमारा प्लस H आयन बन गया। क्या बन गया? H आयन बन गया। अब ये देखो, ये कहां हो रहा है? टिश्यू में। ये जुड़ गया, ये ब्लड में चला गया। किसमें चला गया? टिश्यू में। क्या बढ़ रहे हैं? H आयन। तभी बोला था ना एट टिश्यू H आयन्स आर हायर, तभी CO2 Hb के साथ जुड़ा। ये रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? अभी ये ब्लड में घुल के एल्वियोलाई पे जाएगा। किसमें चला गया? एल्वियोलाई में जाके क्या हुआ? एट एल्वियोलाई रिएक्शन उल्टी होनी शुरू हो जाएगी। HCO3 प्लस H आयन कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO3, फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2O अलग हो गया, CO2 अलग हो गया। ये CO2 कहां जाएगा? एल्वियोलाई में। ब्लड इसको डिफ्यूज कर लेगा। क्या कर लेगा? डिफ्यूज एल्वियोलाई के साथ। अब समझ आया? तो ये हो रहा है 70% ऐसे जाता है, 20 to 25% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के जाता है, और कुछ प्लाज्मा में अपने आप घुल जाता है। क्लियर? तो इस तरह से हमारा CO2, बस अभी बता दिया ना, वैसे घुल जाता है 7%। इसमें लिखा, शुरू में लिखा हुआ था जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस लिखा हुआ ना, जहां पे ऊपर लिखा हुआ देख 7%। हाँ, बस इतना ही दे रखा है। मेजर तो 70% तो इसी से हो रहा है ना। क्लियर? बढ़े आगे, चलो लिख लिया सबने? ये रिएक्शन एज इट इज बुक में लिखी हुई है, बस वो एक ही बार में समझाई हुई है। एक इधर एरो कर दिया, एक इधर एरो कर दिया। इधर जा रही है तो वो टिश्यू में हो रही है, और वापस आ रही है तो वो एल्वियोलाई में हो रही है। क्लियर? पढ़ लो इसको, देखो वही सब चीजें लिखी हुई है। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म। प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्यों ज्यादा रहता है? क्योंकि वहां पे कैटाबोलिज्म यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होके वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, CO2 ज्यादा रहती है। CO2 ब्लड में आ गई RBC और प्लाज्मा में, और उसने क्या बना लिए? बाइकार्बोनेट आयंस और H आयंस। एल्वियोलाई साइट में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है वहां पे। रिएक्शन प्रोसीड्स इन द अदर डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2
एंड वाटर। दस CO2 ट्रैप्ड एज बायोकार्बोनेट आयन, यानी कि CO2 जो टिश्यू में हमने ट्रैप यानी कि फंसाई थी बायोकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, एल्वियोलाई पे आके उसने पानी अलग कर दिया और CO2 एल्वियोलाई में चली गई ताकि वो नोज से बाहर आ जाए। क्लियर और नॉट क्लियर? डन। Every 100 ml of deoxygenated blood will carry 4 ml of CO2 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन कितनी कैरी करता था 5 ml, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी कैरी करेगा 4 ml। ये याद रखने वाली बातें हैं। और एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है 4 को। क्लियर? टाइम कितना बचा है? चलो ये पढ़ लेते हैं फिर। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मेरे को 4 और 4 8 मिनट दे दो, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कई बार क्या होता है तुमने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, स्ट्रेनस वाली एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद मतलब एक बार तो रेस्पिरेशन रेट बहुत बढ़ जाता है, फिर वो नॉर्मल भी तो हो जाता है ना, नॉर्मल अपने आप ही हो जाता है। कई बार मान लो अब जैसे तुम्हारा 10th का रिजल्ट आने वाला है, तो जैसे आने वाला होगा ना, आने वाला मतलब क्या, भाई आ गया, इस बच्चे का आ गया, उस बच्चे का आ गया, ऐसे कानों तक खबर पहुंच गई और पेरेंट्स बैठे हुए स्क्रीन के सामने, हम रोल नंबर डाल रहे हैं, उस टाइम पे तुम्हारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा। बढ़ता ही नहीं बढ़ता? बढ़ता है, ऑफकोर्स बढ़ता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल भी हो जाता है। हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितने कमजोर इंसान हो। क्लियर? तो मैं क्या बताना चाह रही हूं कि हमारी बॉडी में हर चीज को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जितने भी चैप्टर्स तुम ह्यूमन फिजियो में पढ़ोगे, हर एक के अंदर डिसऑर्डर्स और उसका रेगुलेशन, मतलब तुमने एक ऑर्गन को पढ़ लिया, इस चैप्टर में हमने किस ऑर्गन के बारे में पढ़ा? लंग्स के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? वो कैसे काम करते हैं। क्लियर? तो लंग्स कितना रेस्पायर करें, ब्रीथिंग रेट क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। अब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रही है बॉडी में, तो हमें फटाफट से रेस्पायर करना चाहिए ताकि CO2 को हम बाहर निकालें। तो दिस इज रेगुलेशन, ये हमारा रेगुलेटरी सिस्टम करता है। कौन करता है? तो बेटा वही मैं पढ़ा रही हूं तुम्हें यहाँ पे, इधर देखो ध्यान से। Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of body tissue, है ना। अब हमें एक्सरसाइज करनी है तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा अच्छे से एफिशिएंटली काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? और जो बॉडी में CO2 बन रहा है उसको बाहर भी फेंकने की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो बॉडी की डिमांड्स को करने के लिए, पूरा करने के लिए रेगुलेशन सिस्टम है यहाँ पे। अब ये कौन करेगा? हमारा न्यूरल सिस्टम करेगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, CNS PNS पढ़ चुके हो ना, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स, ये सब है, तो वो न्यूरल सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरल सिस्टम। एक स्पेशलाइज्ड सेंटर है मेड्यूला के अंदर, मेड्यूला याद आया? मेड्यूला ऑब्लेंगेटा ब्रेन का पार्ट है। तो बेटा एक तो पढ़ोगे मेड्यूला और एक पढ़ोगे पोन्स। कौन से ब्रेन का पार्ट है ये? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन के हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो बेटा उसका पार्ट है हमारा मेडुला ऑब्लेंगेटा एंड पॉन्स। तो ये दो काम करेंगे यहाँ पे। मेडुला क्या करेगा, समझो ध्यान से। मेडुला को, इसको अंडरलाइन कर लो, मेडुला को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मेन तो यही है जो रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन करना है हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का। मेन सेंटर, प्राइम सेंटर कौन है? मेडुला। और मेडुला को आप क्या बोलते हो? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड। दूसरा सेंटर जो है वो पोन्स है, राइट। पोन्स मेडुला के साथ मिलकर काम करता है। रेगुलेट रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटेक्सिक सेंटर। इसको हम क्या बोलेंगे? रिदम सेंटर कौन सा है? मेडुला। न्यूमोटेक्सिक सेंटर कौन सा है? पोन्स। क्लियर? मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, जो न्यूरल सिग्नल्स जाएंगे इस सेंटर से, पोन्स से, है ना, वो रिड्यूस कर देंगे ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन मतलब क्या है इस बात का कि जितने टाइम पे इनहेल कर रहे हो ना उसको कम कर देंगे, मतलब कम टाइम में जल्दी इनहेल करोगे। इसका मतलब क्या कि रेस्पिरेशन रेट बढ़ा दिया। जो 12 से 16 बार आप मतलब ब्रीथ कर रहे थे, अब वो ज्यादा हो जाएगा। नहीं समझ आया भाई? एक काम को करने में मान लो 1 मिनट लगते हैं, लेकिन तुम वो काम 30 सेकंड में कर लोगे, तो काम करने की दर तो बढ़ गई ना। तो इनहेलेशन का टाइम घटा दिया ताकि रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाए। क्लियर? रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा तो अपने आप रेगुलेशन आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? तो ये काम कैसे करता है वो बताया होगा। न्यूरल सिग्नल इस सेंटर से जो जाएंगे वो इंस्पायरेशन के टाइम को कम कर देंगे, जिससे रेस्पिरेटरी रेट ऑल्टर हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? उसके बाद ये तो हो गया पोन्स और मेडुला का हो गया फंक्शन। इसके अलावा और क्या है जो रेगुलेशन करता है हमारे
रेस्पिरेटरी सिस्टम की। एक कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट है जो रिदम सेंटर के बराबर में बैठा हुआ है। रिदम सेंटर कौन था? मेडुला। उसके बराबर में कुछ रिसेप्टर्स हैं, जैसे ही CO2 की अमाउंट बढ़ेगी ना, वो एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अगेन वो क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे कि CO2 को बाहर निकाला जाए फटाफट से। ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए उससे इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल क्या है? CO2। तो CO2 के लिए ज्यादा सेंसिटिव है हमारा ब्रेन। वो जैसे ही एक अमाउंट के ऊपर बढ़ेगी बॉडी में, उसे बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए। राइट, समझो ध्यान से। न्यूरो सिग्नल हमने पढ़ लिया। कीमोसेंसिटिव एरिया था जो कि रिदम सेंटर यानी कि मेडुला के बराबर में ही बैठा हुआ है। वो हाईली सेंसिटिव है किसके? CO2 के। और किसके? H आयन के। H आयन कब बढ़ रहे हैं? जब CO2 बढ़ रही है। ऑफ कोर्स H आयन किससे रिलेट थे? CO2 से कि ऑक्सीजन से? बाइकार्बोनेट आयन से थे ना, और बाइकार्बोनेट आयन में क्या थे? CO2। तो मतलब CO2 या H आयन बढ़ जाए तो कौन सा एरिया एकदम से अफेक्ट करेगा? यहाँ पे कीमोसेंसिटिव एरिया, जो किसके बराबर में बैठा हुआ है? मेडुला के बराबर में बैठा हुआ है। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस, वो एक्टिवेट कर देंगे सेंटर को, जिससे फिर से रिदम सेंटर काम करना स्टार्ट करेगा और नेसेसरी एडजस्टमेंट होंगे हमारी बॉडी के अंदर, जिससे CO2 को एलिमिनेट किया जा सके। उसके अलावा एक हो गया पॉन्स, एक हो गया मेडुला, तीसरा हो गया मेडुला के बराबर में बैठा हुआ कीमोसेंसिटिव एरिया। उसके बाद रिसेप्टर्स हैं कुछ जो अओर्टिक आर्क या कैरोटिड आर्टरी, ये कुछ ट्यूब्स हैं, अभी इतना समझो, जो हार्ट के आसपास पड़ी हुई हैं, मतलब हार्ट से एसोसिएटेड कुछ ट्यूब्स हैं, वेसल्स हैं। क्या बोलना चाहिए? वेसल्स हैं। ये भी रिकॉग्नाइज कर सकती हैं जैसे ही CO2 या H आयन में कोई चेंज होगा। तो देखो हार्ट से ही तो ब्लड आ जा रहा है ना, यदि उसमें ज्यादा अमाउंट वाला CO2 वाला ब्लड चला गया तो हार्ट भी फेल हो सकता है वहां कहीं ना कहीं। तो वो पूरा, क्योंकि लंग्स आर एसोसिएटेड विद द हार्ट, हार्ट में ब्लड आया फिर लंग्स में गया फिर लंग्स से आया फिर गया, ऐसा चल रहा है ना। तो हार्ट के पास भी क्या है? अओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। जैसे CO2 H आयन कम ज्यादा होंगी तो बेटा नेसेसरी सिग्नल भेज दिए जाएंगे अगेन किसको? मेडुला को। तो बेसिक सेंटर तो कौन है? प्राइम तो कौन है? मेडुला। कौन है? जिसको रिदम सेंटर बोलते हैं। अब बेटा यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ऑक्सीजन का रेगुलेशन में इतना ज्यादा कोई काम नहीं है, CO2 के बेस पे है वो सारा। CO2 ज्यादा नहीं होनी चाहिए बॉडी के अंदर। क्लियर? लास्ट टॉपिक। हाँ, ऐसे बनी होती है आर्क, मतलब जो वेसल है उसकी शेप ऐसी है, आर्क की टाइप है। लास्ट है, बस 1 सेकेंड और लगेगा। डिसऑर्डर्स, बहुत छोटी छोटी 2-3 बीमारियां हैं, वो समझ लो, पढ़ा भी होगा तुमने। एस्थमा, क्या होता है एस्थमा? इसमें जो एल्वियोलाई होती है ना, समझो ध्यान से, इसमें जो एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई किसमें होती है? लंग्स में। उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है। क्या फिल हो जाता है? जिससे डिफ्यूजन में दिक्कत आएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि एल्वियोलाई से तो डिफ्यूजन हो रहा था, बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। क्लियर? और सीवियर कंडीशन में बेटा चेस्ट से आवाज आने लग जाती है बच्चों की, विजिंग साउंड आने लग जाती है, क्योंकि वो ब्रीद नहीं कर पा रहे होते अच्छे से। तो क्या लिखा हुआ है? इट इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग विजिंग साउंड, क्योंकि जो आपके ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, वो इन्फ्लेमेट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? इन्फ्लेमेट हो चुके हैं। इसके अलावा एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल हो जाता है। क्या हो जाता है? निमोनिया में ज्यादा होता है। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ही बोलो तुम। क्या बोलोगे? इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे मत बोलो, क्योंकि देखो 3 चीजें हैं यहाँ पे जो तुम पढ़ोगे पूरी बायो के अंदर, एस्थमा, न्यूमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। ये तीनों रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है। कौन से डिसऑर्डर्स है? कॉमन कोल्ड में एल्वियोलाई में इंफेक्शन नहीं पहुंचती, निमोनिया में हो जाती, जो मैं अभी बता रही थी तुम्हें, एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल हो जाता है। जो हमारा एस्थमा है इसमें भी इन्फ्लेमेशन ही मान के चलो, जो ब्रोंकाई है और ब्रोंकियोल्स, उसमें सूजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सूजन, जिससे वीजिंग साउंड आएगी। एम्फाइसीमा, ये बता चुकी हूं मैं ऑलरेडी, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। बताया था कि नहीं बताया था? ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है बेटा। डिसऑर्डर 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्यूट, जो कम टाइम के लिए 2-3 दिन हुआ फिर ठीक हो गया। एक होता है क्रोनिक, जो लंबे टाइम के लिए चले और जो अलग बॉडी पार्ट्स को भी खराब कर दे, वो होता है क्रोनिक डिसऑर्डर, जिसमें एल्वियोलाई की जो वॉल है वो डैमेज हो जाती है। अब बेटा एल्वियोलाई अपनी डैमेज कर ली तो रेस्पिरेटरी सरफेस कहां बचा? क्लियर? तो उसमें तो सांस लेने में दिक्कत आएगी ही आएगी, उससे रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो गया। वन ऑफ द मेजर कॉज क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। तो बेटा इस चीज से दूर रहा कर दो। अच्छा, सुब्बी बालक है ये। क्या होता है सुब्बी बालक? उसके बाद है ORD। ओके, अच्छी बात है, दूर रहना चाहिए, बहुत बुरी चीज है। ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये क्या है?
ये हमारे काम की वजह से कई बार हम ऐसी जगह पे काम करते हैं जैसे कि जहाँ पे स्टोन ब्रेकिंग का काम हो रहा हो, कोई पेंट फैक्ट्री में काम कर रहा हो, जहाँ पे मतलब कुछ भी ऐसा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा है जिससे हमारे लंग्स खराब हो रहे हैं, ब्रोंकाई खराब हो रहे हैं, ब्रोंकियोल्स खराब हो रहे हैं, ऐसे डिसऑर्डर को ऑक्यूपेशनल मतलब हमारे काम की वजह से, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। इवन मैं तो कहूंगी टीचिंग भी एक ऐसा प्रोफेशन है, चौक उड़ता रहता है सारा दिन, तो उसमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, है ना, मार्कर यूज करो, डस्ट फ्री चौक यूज करो, लेकिन कहने के लिए डस्ट फ्री होते हैं, वो मास्क लगा के पढ़ाएंगे, अब सांस वैसे नहीं आ रही होती हम लोगों को। In certain industries, especially those involving grinding, stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope up with the situation. डिफेंस भी जो हमारा मैकेनिज्म है यानी कि WBC वो भी बेचारी काम करनी बंद कर देती है, जिससे क्या होता है, अब ये काम ज्यादा टाइम करने की वजह से या वो पार्टिकल्स बॉडी में जाते जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारे जो लंग्स हैं वो फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस क्या होते हैं, फाइबर्स बनना शुरू हो जाएंगे लंग्स में, मतलब कैंसर की तरह होना शुरू हो जाता है, प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है, फाइब्रस टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे सीरियस लंग डैमेज हो सकता है। तो अब इसको कैसे बचा जा सके, जो लोग ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, बेटा काम तो नहीं छोड़ सकते, तो जो भी वहां के प्रिकॉशंस हैं वो अपना लिए जाएं। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है तुम्हारा स्मार्ट।